जॉर्ज एल्टन मेयो। मैंने बोला था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है जॉर्ज एल्टन मेयो का। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी जो थ्योरी है उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी शामिल है, बहुत ही मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए थे। लोक प्रशासन में इनका योगदान एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे भी माना जाता है और औद्योगिक समाजशास्त्र जो है इनका क्षेत्र था, यानी उद्योगों में मानवीय समाज और मानवीय तत्व के महत्व पर इन्होंने अपने विचार दिए। इनके जो प्रयोग थे उनका केंद्र बिंदु भी यही था कि किस तरह से उद्योगों में, किस तरह से प्रबंधन में मानवीय तत्व को और अनौपचारिक संबंधों को प्राथमिकता देकर हम उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और कर्मियों की संतुष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक साथ दो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने जो है अपने प्रयोग किए थे। तो इन सब बातों पर चर्चा होगी। इनके सबसे प्रसिद्ध जो प्रयोग थे, सबसे प्रसिद्ध जो इनका कार्य था वो थे होथोर्न प्रयोग। और इन प्रयोगों ने एक पूरी विचारधारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में तैयार की थी, जिसे मानवीय संबंध विचारधारा कहा जाता है। मेयो से पहले मुख्यतः 3 तरह की विचारधारा जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में पढ़ने को, समझने को, देखने को मिली थी। पहली थी शास्त्रीय विचारधारा। शास्त्रीय जिसे यांत्रिक भी कहा जाता है, जिसे औपचारिक भी कहा जाता है। ये वो विचारधारा थी जो संगठन की संरचना पर ही ध्यान देती थी और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देती थी, जिसमें मितव्ययिता भी हो और दक्षता भी हो। शास्त्रीय विचारधारा में थोड़ा सा जब परिवर्तन आया, जब उसमें मानवीय तत्वों को साथ में शामिल किया गया और अनौपचारिक संबंधों को भी, एक नई विचारधारा बनी, उसे नवशास्त्रीय विचारधारा कहा गया। इसके बारे में हमने जो है मैरी पार्कर फोलेट के विचार जाने थे, जो नवशास्त्रीय विचारधारा की एक प्रमुख विचारक थी। टेलर का जो विज्ञानवाद था, जिसे टेलरवाद भी कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन भी कहा जाता है, ये भी एक प्रमुख विचारधारा है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में अपना एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी। अब जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध था उसमें और नवशास्त्रीय में या शास्त्रीय में जो अंतर था वो ये था कि टेलर ने श्रमिकों को एक जो है महत्वपूर्ण इकाई माना था, लेकिन उनका इस इकाई से तात्पर्य आर्थिक इकाई से था। वे श्रमिकों को प्रशिक्षित करके उन्हें जो है एक मशीन में बदल देना चाहते थे जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके और जो सिर्फ आर्थिक लाभ की अभिप्रेरणा से काम करे। इस टेलरवाद के विरोध में इसके अंदर जो श्रमिकों को एक मशीनी ऊर्जा समझा गया था, उसके विरोध में एल्टन मेयो ने अपनी एक अलग विचारधारा सामने रखी, जिसे मानवीय संबंध विचारधारा कहा जाता है। इस मानवीय संबंध विचारधारा में इनके अलावा कुछ और भी विचारक थे, जैसे रोथलिसबर्गर, इंटरेस्टिंग साउंड होता है। इसके अलावा डिक्सन एक विचारक थे, एक शेल्टर करके विचारक हुए हैं, और भी बहुत नाम थे जो अपना थोड़ा थोड़ा योगदान इस क्षेत्र में दे रहे थे। सबसे बड़ा नाम इसमें एल्टन मेयो ही है, जॉर्ज एल्टन मेयो। तो ये मानवीय संबंध विचारधारा क्या है, कहाँ से ये उपजी, इस पर हम बात करते हैं। मेयो ने अपने इस दृष्टिकोण को क्लिनिकल अप्रोच भी बोला था। जिस तरह से डॉक्टर बीमारी को पता लगाने के लिए उसकी जड़ तक जाते हैं, ऐसे ही इनका मानना था कि श्रमिकों को सिर्फ आर्थिक मानव ना समझ के उनके भी परेशानियां जो हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनके विचार हैं, उनकी जड़ तक जाना चाहिए, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए, उसके बाद कोई परिवर्तन किया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको परिणाम भी अनुकूल मिलेंगे और आपके जो श्रमिक हैं वो संतुष्ट रहेंगे। इसलिए वो अपनी विचारधारा को क्लिनिकल अप्रोच कहते थे। तो इस मानव संबंध विचारधारा की शुरुआत इनके प्रयोगों से हुई थी। वैसे तो इन्होंने 3 अलग अलग फेज़ में अपने प्रयोग किए थे। एक बार 1923 में इन्होंने अपने प्रयोग किए थे। 1924 से 1932 तक इनके जो प्रसिद्ध होथोर्न प्रयोग थे वो हुए थे। 1923 में फिलाडेल्फिया में प्रयोग किए थे इन्होंने, ये होथोर्न प्रयोग थे। और 1943 में भी इन्होंने कुछ प्रयोग और किए थे। तो ये 3 फेज़ में अलग अलग प्रयोग किए थे। उसके बाद इनकी जो विचारधारा है वो पूरी तरह से विकसित होकर सामने आई थी।
तो हॉथोर्न प्रयोग सबसे प्रसिद्ध हैं और सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाले हैं। पहले इन्हीं की हम बात कर लेते हैं। कंपनी थी वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल, उसका शिकागो शहर में हॉथोर्न नामक स्थान पर एक प्लांट था। वहाँ पर लगभग 25,000 कर्मचारी काम करते थे। कंपनी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, काफ़ी सारी सुविधाएं भी कर्मचारियों को दी जा रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है उनके कर्मचारी संतुष्ट नहीं थे। उनमें चिड़चिड़ापन था, उनमें उदासी थी, उनमें काम के प्रति कोई उत्साह नहीं हुआ करता था। उन्होंने संपर्क किया एल्टन मेयो को और उन्होंने रोथलिसबर्गर तथा डिक्सन, ये दो और विचारक थे जो मानव संबंध विचारधारा के क्षेत्र में काम कर रहे थे। इन दोनों के साथ अप्रोच करके उन्होंने मेयो को आमंत्रित किया कि आप हमारी फैक्ट्री में आकर अपने प्रयोग कीजिए और हमें बताइए कि हम अपने कर्मचारियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उनके उत्साह को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो 1924 में इन प्रयोगों की कड़ी आरंभ हुई थी। सबसे पहला इन्होंने जो प्रयोग किया था वो था प्रकाश प्रयोग। इसे महान प्रकाश प्रयोग भी कहा जाता है, द ग्रेट इल्यूमिनेशन प्रोजेक्ट। तो महान प्रकाश प्रयोग, महान क्यों? क्योंकि ये बड़े स्तर पे किया गया था। तो इसमें क्या था, इन्होंने जो श्रमिक थे उस फैक्ट्री में काम करने वाले, उन्हें 2 समूहों में बांट दिया। 6-6 व्यक्तियों के या 12-12 व्यक्तियों के कुछ समूह बनाए गए थे। 2 समूह में एक समूह था जिन पर कोई परिवर्तन नहीं लागू होना था, उन्हें सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता था। दूसरा समूह था जिसमें नियंत्रण समूह के जितने ही श्रमिक शामिल थे, पर उनके साथ जो है ना, उनके साथ अलग अलग तरह के परीक्षण किए जाते थे, उनकी कार्य दशाओं में परिवर्तन किया जाता था। इसीलिए इसे परीक्षणात्मक समूह कहा गया। इन प्रयोगों का उद्देश्य था कि अगर हम कार्य की दशाओं को बदल कर देखते हैं तो उससे कर्मचारियों के व्यवहार में, उनकी उत्पादन क्षमता में क्या परिवर्तन आता है। तो 2 समूह बनाए गए। नियंत्रण समूह जो कि अपने आप पहले की तरह काम करेगा लेकिन उसे ऑब्जर्व किया जाएगा। परीक्षणात्मक समूह वो जिन्हें अलग अलग परिस्थितियां दी जाएंगी और फिर उन दोनों के काम करने के जो ढंग है, उन दोनों के जो परिणाम हैं, उनकी तुलना की जाएगी। तो प्रकाश प्रयोग में पहले ऐसा माना जाता था कि अगर जहाँ श्रमिक काम करते हैं वहाँ प्रकाश की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो उत्पादन बढ़ जाता है। सिर्फ ये एक लीनियर अप्रोच थी कि प्रकाश को बढ़ा दो तो उत्पादन भी बढ़ जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब ये प्रयोग किए तो उसके परिणाम कुछ इस तरह से आए। परीक्षणात्मक समूह, इन्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश इनके कार्य के हिस्से में बढ़ा कर दिया गया, तो इनका जो उत्पादन था वो बढ़ गया, जो कि पहले किए गए परीक्षणों से मेल खाता था। लेकिन एक नई चीज़ सामने आई कि नियंत्रण समूह जो था ना, उनका उत्पादन भी बढ़ गया था। अब इनकी तरफ कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था, इन्हें सिर्फ ऑब्जर्व किया गया था। तो अगर इनका भी उत्पादन बढ़ रहा है तो अब बात सामने आती है कि फिर उसमें प्रकाश की मात्रा का क्या योगदान है। तो इस बात पर पूरा विचार करने के बाद मेयो ने ये बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था। उन्होंने जब ये देखा कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है तो उन्होंने ऑटोमेटिकली अपना जो है प्रोडक्शन बढ़ा दिया। उन्हें लगा कि अगर उन पर ऑब्जर्व किया जा रहा है और वो कामचोर दिखाई देंगे तो ये बात उनके पक्ष में नहीं जाएगी। यहाँ से मेयो को समझ में आया कि जो मानव का स्वभाव है ना, वो भी उत्पादन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिर्फ बाहरी परिस्थितियाँ ही ऐसा नहीं करती। यहाँ से फिर उनके माइंड में और आइडियाज़ आए थे कि मैं जो है मानव संबंधों पर बात करता हूँ, मैं मानवों के जो व्यवहार हैं उनको समझकर उत्पादन बढ़ाने के जो नियम निकाले जा सकते हैं उन पर और प्रयोग करता हूँ। अगले प्रयोग इन्होंने किए रिले असेंबली टेस्ट रूम में। फैक्ट्री का एक हिस्सा था जहाँ पर श्रमिक टेलीफोन के पार्ट्स को जोड़ा करते थे। फ़ोन के जो पार्ट्स थे ना, उनको असेंबल करते थे। वहाँ पर ज़्यादातर महिला श्रमिक थी, तो इन्होंने महिला श्रमिकों के 6-6 के समूह बना दिए और एक नियंत्रण समूह पहले की तरह, और दूसरा जो था वो परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक समूह इन्होंने बनाया था।
अब इनमें क्या किया गया, इनमें इन्होंने परीक्षणात्मक जो समूह की महिलाएं थी उनके कार्य की दिशाओं में परिवर्तन किए। पहले तो उन्हें आराम के समय में वृद्धि कर दी गई, उन्हें जो दिन में जितनी देर आराम करने दिया जाता था उसे बढ़ा दिया गया। फिर थोड़े दिन के बाद उन्हें लंच जो है वो फैक्ट्री की तरफ से दिया जाने लगा, दोपहर का भोजन। उनके कार्य सप्ताह को छोटा कर दिया गया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, कुछ महीनों के दौरान ये परिवर्तन किए गए थे। उनके कार्य सप्ताह में भी कमी कर दी गई, यानी पहले 6 दिन का अगर उनका वर्क वीक था तो उन्हें 5 दिन काम करके फिर उन्हें फ्री कर दिया जाता था। इनका परिणाम जैसा कि हम गैस कर सकते हैं वही हुआ जो होना चाहिए था, उत्पादन में वृद्धि। अब उन्होंने ये सोचा कि अगर हम ये सारी सुविधाएं बंद कर देते हैं तब देखते हैं कि क्या हमें इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो अब उम्मीद तो यही की गई थी कि उसका नकारात्मक प्रभाव होगा अगर हम ये सारी सुविधाएं जो हैं ये वापस कर लेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उत्पादन अब भी पहले वाली ही दर पर यानी कि बढ़ता ही रहा। अब फिर इस पर विचार करने की बारी आई तो उन्हें एक बात समझ में आई कि जब उन्हें ये सुविधाएं दी गई थी ना महिलाओं को, श्रमिकों को, तो उन्हें अपना जो है महत्व बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें भी एक इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है, पुर्जे की तरह नहीं। अगर उन्हें सुविधाएं मिली तो उनके मन में इसका अच्छा प्रभाव पड़ा, उनके आपस के संबंध भी सुधरे क्योंकि वहाँ कार्यस्थल पर तनाव कम हो गया था, और उनके जो प्रबंधन के साथ संबंध थे वो भी सुधरे। उन्हें लगा कि प्रबंधन उनके लिए इतना कुछ कर रहा है तो उन्हें भी अपने कार्य में ईमानदारी बरतनी चाहिए। इससे क्या हुआ, उनको सब सुविधाएं बंद कर देने पर भी उनका उत्पादन जो है वो उसी तरह चला। यहाँ से एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत निकल कर आया कि सिर्फ औपचारिक जो ढांचा है वो ज़रूरी नहीं है, अनौपचारिक संगठन या अनौपचारिक संबंध भी किसी भी संगठन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अनौपचारिक संगठनों का महत्व हालांकि MP फोलेट ने भी बताया था, लेकिन जिस तरह से प्रयोग करके उसे सिद्ध किया था मेयो ने, वैसा आज से पहले किसी ने नहीं किया था। सबसे लंबे समय तक चलने वाले इनके होथोन प्रयोगों का भी एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा समय तक चला था उसे साक्षात्कार अध्ययन कहा गया। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसमें साक्षात्कार किए गए थे। ये फेज़ 1927 से 1932 यानी 5 साल तक चला था। 25,000 से ऊपर कर्मचारी वहाँ पर थे, जिसमें से 21,126 कर्मचारियों का इंटरव्यू लिया गया था। इंटरव्यू में क्या था, पहले इन्होंने जो है अपने कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन लेकर आते थे, ये वो पूछा करते थे, लेकिन इन्होंने पाया कि फिक्स्ड क्वेश्चन के जवाब देने में ईमानदारी नहीं मिल रही थी, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि ये जो बातें पूछी जा रही हैं ये प्रबंधन तक जाएंगी, तो वो खुलकर जवाब नहीं देते थे। बाद में इन्होंने क्या किया, साक्षात्कार जो ले रहे थे उन लोगों को कहा गया कि आप अपने नॉन फिक्स्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, यानी आप सिर्फ श्रमिकों को बुलाइए, कर्मचारियों को बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए और धीरे धीरे उन्हें इंटरव्यू की तरफ लेकर जाइए। जिस तरह से जो विचार सामने आए उसी तरह से आपको रिएक्ट करना है। इससे क्या हुआ, अब जो है खुलकर कर्मचारी अपनी परेशानियां बताने लगे। वहाँ पर जो सुपरविज़न होता था, पर्यवेक्षण होता था, उसकी कमियां बताने लगे, उसमें जो उन्हें दिक्कतें आ रही थी उसके बारे में बताने लगे। वो अपने सुझाव भी देने लगे कि अगर प्रबंधन इस तरह से कुछ बदलाव करे तो श्रमिक खुश हो सकते हैं या उत्पादन बढ़ सकता है। वो नियंत्रण के क्षेत्र में भी अपने कुछ विचार लेकर आते थे। यानी कुल मिलाकर जब खुलकर प्रश्न पूछे गए तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो किसी ने सोची भी नहीं थी। ये सबसे लंबा चलने वाला प्रयोग था और इसने जो है सबसे ज़्यादा इन्हें आप कह सकते हैं आत्मनिरीक्षण का मौका दिया। खुद कर्मचारियों को भी, उन्हें भी नहीं पता चला था कि वो इतनी सारी बातें जो है अपने मन में दबा कर बैठे हैं, और प्रबंधन को भी बहुत कुछ जो है नया सीखने को मिला। इन्हीं प्रयोगों के चलने के दौरान प्रबंधन ने कुछ सुझावों पर अमल किया और अमल करने के बाद उन्हें अच्छे परिणाम भी मिले। क्यों? क्योंकि वो जो सुझाव दिए गए थे वो उन लोगों ने दिए थे जो कि वहाँ पर काम कर रहे थे एक्चुअल में, जो उन परिस्थितियों को अच्छे से जानते थे। इन परिणामों को मिलने से क्या हुआ, उन लोगों को शाबाशी मिली, उन्हें जो है किसी तरह के पुरस्कार दिए गए। इससे उनका आत्मसम्मान बढ़ा, उन्हें लगा कि हाँ वो भी संगठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनके सुझावों पर अमल किया जा रहा है और बदले में उन्हें शाबाशी, उन्हें जो है रिवॉर्ड भी दिए जा रहे हैं। अल्टीमेटली इसका क्या फ़ायदा होना था, संतुष्टि का स्तर वहाँ पर बढ़ गया। इन 5 सालों के समाप्त होते होते ज़्यादातर जो श्रमिक थे वहाँ पर काम करने वाले वो संतुष्ट रहने लगे, उन्हें प्रबंधन से जो शिकायतें थी वो दूर होने लगी। प्रबंधन ने भी बहुत ज़्यादा ऐसे बदलाव किए जो श्रमिकों के पक्ष में थे, जिससे उनकी भी छवि सुधर गई।
चौथी और अंतिम कड़ी थी बैंक वायरिंग प्रयोगों की। इसमें क्या किया गया था, जो समूह होते हैं अनौपचारिक समूह, उनके प्रभावों को अध्ययन करने के लिए ये प्रयोग किए गए थे आखिरी के 2 सालों में, यानी कि 1931-32 में ये प्रयोग किए गए थे। कुछ समूह बना दिए गए कर्मचारियों के और उनकी की सैलरी जो है वो उन्होंने फिक्स कर दी और उनके उत्पादन के भी लक्ष्य निर्धारित कर दिए। अब देखा ये गया कि कुछ समय बीत जाने के बाद जितने भी वो समूह बनाए गए थे उनमें एक अलिखित समझौता सा तय हो गया था कि दिन में कितना काम करना है। मान लीजिए 20 का समूह है और उन्हें उत्पादन दिया गया है 150 यूनिट का, तो उन्होंने अपना ही कुछ अलग ही स्तर सेट कर दिया, मान लीजिए 100 यूनिट का, और हर किसी के हिस्से इससे 5 यूनिट आ गई। एक तरह से वो एक अलिखित समझौते पर आ गए कि कोई भी कर्मचारी जो समूह में है वो 5 यूनिट से ज़्यादा नहीं बनाएगा। ये एक सिंप्लीफिकेशन है, यानी उन्होंने कुछ नियम अपने खुद के बना लिए थे और ये स्पष्ट तौर पर जो प्रबंधन ने नियम दिए थे उनके लक्ष्य से कम थे, क्योंकि उन्हें सैलरी फिक्स मिलनी थी। तो उन्होंने प्रबंधन के लक्ष्य की परवाह न करके अपना मिनिमम काम करना तय कर लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक कठोर बात ये लागू कर दी गई थी कि इस दर से ना तो कोई अधिक गति से काम करेगा, अगर इससे ज़्यादा स्पीड में कोई काम करेगा तो उसे उन्होंने रेट बस्टर कहा, यानी वो ग्रुप की गति खराब कर रहा है, उसका विरोध किया जाता था। कोई भी उससे कम काम नहीं करेगा, यानी 5 यूनिट की जो अगर लिमिट तय है तो उससे कम नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो उसे चिजलर कहा जाएगा, आलसी व्यक्ति। कोई प्रबंधन को जाकर शिकायत भी नहीं करेगा कि हम इस तरह से काम करते हैं। शिकायत करने वालों को ये स्क्वीलर कहा करते थे, चुगलखोर। यानी वो एक तरह से संगठन में जितने भी व्यक्ति थे, छोटे जो समूह बनाए गए, उसमें सभी व्यक्तियों पर कुछ नकारात्मक नियम लागू कर दिए गए थे। वो ना तो उससे अधिक काम कर सकते थे, ना उससे कम काम कर सकते थे, ना ही कहीं जाकर उसकी शिकायत कर सकते थे। हालांकि ये एक नकारात्मक परिणाम सामने आया था, लेकिन इससे उन्हें अपना एक सिद्धांत बनाने में मदद मिली, वो ये कि समूहों का उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। जो समूहों की विचारधारा है ना, वो उत्पादन को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। यानी संगठन में प्रबंधन का कार्य इन समूहों को देखते रहना, इनकी जो विचारधारा है, इनकी मानसिकता है, उसको चेक करते रहना भी होना चाहिए, ताकि अनौपचारिक समूहों की वजह से प्रबंधन घाटे में ना जाए बल्कि फायदे की तरफ जाए। तो ये थे इनके होथोन प्रयोग। जो इन सब का प्रभाव क्या पड़ा, लोक प्रशासन पर ही बता देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन प्रयोगों ने बहुत ज़्यादा विचारकों को प्रभावित किया था। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई जिसमें इन प्रयोगों का जिक्र हुआ। बहुत बड़े क्षेत्र तक इनकी ये बातें पहुंची थी। इन पुस्तकों में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक थी मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। ये इन प्रयोगों के 7 साल बाद 1939 में प्रकाशित हुई थी और इनके जो 2 साथी थे वही रोथलिसबर्गर और दूसरे डिक्सन, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी थी। इसमें इन्होंने पूरी डिटेल में इन प्रयोगों की चर्चा की थी और इससे जो सिद्धांत निकले थे उनके बारे में भी इन्होंने बताया था। पहला सिद्धांत जो होथन प्रयोगों से था, जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, वो ये कि इसने मानवीय संबंध विचारधारा की नींव रख दी थी। इन प्रयोगों से प्रभावित होकर खुद मेयो ने और अन्य उस समय जो मानव संबंध के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन सब ने माना कि ये जो विचारधारा है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इस पर और ज़्यादा काम किया जाना चाहिए। इससे आगे चल के और नए नए सिद्धांत भी सामने आए थे। एक भीड़ परिकल्पना श्रमिकों के लिए उस समय एग्जिस्ट करती थी। भीड़ परिकल्पना, या जिसे रेबल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसमें कहा जाता था कि जो श्रमिकों की भीड़ है ना, वो ऐसे ही रैंडम लोगों की भीड़ होती है। उनका कोई अपना एक दिशा नहीं होती है, कोई एक लक्ष्य नहीं होता है, और वो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। जो भी श्रमिक किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो मात्र लोगों की एक भीड़ है, उनका अपना एक सामूहिक लक्ष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने उसे भीड़ का नाम दिया था। मानवीय संबंध विचारधारा ने उस परिकल्पना को, भीड़ की परिकल्पना को हर्ड परिकल्पना, हर्ड या आप झुंड कह लीजिए, झुंड परिकल्पना में बदल दिया। इसका मतलब था कि जो श्रमिक है ना, वो
स्वार्थी नहीं है, लक्ष्यहीन नहीं है। वो जैसे एक झुंड होता है वो अपना एक तरफ चलता है, ऐसे ही उनकी एक दिशा होती है और उनका जिस समूह के वो हिस्सा है ना, उस समूह का एक इच्छा होती है, वो उस इच्छा के अनुसार अपना काम करते हैं। इसको हमने देखा भी, बैंक वायरिंग प्रयोग में भी देखा, रिले असेंबलिंग रूम में भी देखा कि महिलाओं को जब पता लगा कि आपको सम्मान दिया जा रहा है तो उन्होंने आपस में सलाह की कि हम उत्पादन बढ़ाएंगी। जब उन्हें सुविधा कम कर दी गई तब भी उन्होंने उत्पादन बढ़ाए रखा। तो उन्होंने बोला कि श्रमिक भीड़ नहीं है, श्रमिक झुंड है, उनके पास अपनी एक निश्चित दिशा भी होती है। ये पहली बार था इनकी वजह से जब कर्मचारी को मशीन का पुर्जा नहीं समझा जाने लगा, बल्कि उसे एक अन्यों की तरह एक सामान्य मानव समझा जाने लगा। उसकी ज़रूरतों पर, उसकी परेशानियों पर, उसके सुझावों पर, सब पर ध्यान दिया जाने लगा। इससे पहले टेलरवाद की बदौलत कर्मचारियों को सिर्फ काम करने के मशीन का एक पुर्जा माना जाता था और ये कहा जाता था कि इन्हें आर्थिक लोभ देते रहिए, आर्थिक प्रलोभन देते रहिए और ये अपना उत्पादन बढ़ाते रहेंगे। उसको भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया प्रयोगों के द्वारा, प्रूफ के द्वारा। संगठन में अनौपचारिक संबंधों का महत्व भी इन्होंने समझाया। एक और इन्होंने, अभी मैंने वैसे बता दिया है आपको, अभिप्रेरणा का एक नया आयाम इन्होंने सामने लाकर रखा। टेलरवाद में अभिप्रेरणा सिर्फ पैसे को माना गया था। मान लीजिए ये कर्मचारी है तो टेलर ने बोला कि आप इसे पैसा देते रहिए, ये जो है उत्पादन को बढ़ा देगा। इन्होंने माना कि सिर्फ पैसा नहीं, वो मनुष्य हैं, उनकी अपनी परेशानियां भी हैं, आप उन्हें सुनिए, उनके कुछ सुझाव भी हो सकते हैं, आप उन्हें सुनिए, उनके आपस के संबंध होते हैं, आप उन्हें महत्व दीजिए। आप ये सब करेंगे तब वो उत्पादन को बढ़ाएंगे। यानी कि कर्मचारियों को अभिप्रेरणा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, बाकी जो तत्व है ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और पॉइंट जो इन्होंने प्रूव किया था अपने साक्षात्कार वाले प्रयोग में, जॉर्ज एल्टन मेयो की यहाँ पर बात की जा रही है। लोक प्रशासन यूजीसी नेट पेपर 2 के लिए ये रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसमें आप आज जॉर्ज एल्टन मेयो के बारे में देख रहे हैं। तो साक्षात्कार प्रयोग में क्या हुआ था? साक्षात्कार प्रयोग में इन्होंने ये सिद्ध किया था कि जब जब मैनेजमेंट वर्कर में इंटरेस्ट ले रहा है, उसकी बातों को सुन रहा है, उसका तब तब जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रमिकों को जो है भर्ती कर लिया, उन्हें वेतन दे दिया, क्योंकि हॉथोर्न में ऐसा हो रहा था। श्रमिकों को वेतन अच्छा दिया जा रहा था, उन्हें आराम भी दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उदासीनता का माहौल था। वहाँ पर काम तो करते थे लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। उन्होंने बताया कि जब मैनेजमेंट वर्कर में रुचि लेगा तो उसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्हीं कंडीशंस में भी आप उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सिद्ध हो गया था कि उत्पादन बढ़ाना सिर्फ आर्थिक प्रलोभन से नहीं, बल्कि एक मानवीय आधार पर भी अगर आप उनकी तरफ ध्यान देते हैं तो भी बढ़ाया जा सकता है। तो हॉथोर्न प्रयोग की बहुत बात की गई है, हमने भी बहुत बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इनके बाकी प्रयोगों की। हॉथोर्न प्रयोगों से पहले 1923 में इन्होंने फिलाडेल्फिया की एक टेक्सटाइल मिल में अपने प्रयोग किए थे, जो इनकी पहली इंक्वायरी या फर्स्ट इंक्वायरी के नाम से प्रसिद्ध है। द फर्स्ट इंक्वायरी फिलाडेल्फिया की एक टेक्सटाइल मिल थी। वहाँ पर क्या था, एक फौज के कर्नल ने वो मिल चला रखी थी, यानी वो मालिक था, और ज़्यादातर वहाँ श्रमिक जो थे वो उसके अधीन फौज में रह चुके सैनिक ही थे, उन्हीं को उसने रोज़गार दे रखा था। अब ये मिल कपड़ा बुनाई करती थी। यहाँ पर भी क्या था, प्रबंधन काफ़ी अच्छा था। एक मानवीय दृष्टिकोण से वो अपना काम चलाते थे, अपनी फैक्ट्री चलाते थे, समय पर वेतन देना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना, ये सब होता था। लेकिन फिर भी क्या था, फैक्ट्री का एक सेक्शन था म्यूल स्पिनिंग, जिसमें हुआ करती थी, एक तरह की दोहरी बुनाई होती है। इस म्यूल स्पिनिंग यूनिट में जो है उत्पादन गिरता जा रहा था। सभी परिस्थितियां समान रहने के बावजूद, बाकी सब यूनिट्स में काम अच्छा चलने के बावजूद इस यूनिट में उत्पादन गिरता जा रहा था। उन्होंने बहुत तरह के जो है इंसेंटिव देने का भी ट्राई कर लिया, श्रमिकों को उनकी तनख्वाह बोनस वगैरह दिए, लेकिन फिर भी कोई उनके स्थायी समाधान नहीं हो रहा था। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने जो है मेयो से संपर्क किया कि आप अपने विचार रखिए, हमारे पास आइए, आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। मेयो ने वहाँ जाकर श्रमिकों से बात की और उनकी देखभाल के लिए एक नर्स नियुक्त की गई थी, उससे भी बात की। एक सबसे बड़ी बात जो सामने आई वो ये कि क्योंकि ये सब सैनिक रह चुके थे उसी कर्नल के अधीन, तो ये अनुशासन के चलते अपनी वास्तविक समस्याओं को नहीं बता रहे थे।
इन्हें यहाँ भी फौज वाले नियमों की ही आदत थी। ये उस अनुशासन के चलते अपनी परेशानियाँ वास्तव में कर्नल को नहीं बता रहे थे। उन्हें लगता था कि वो इनकी परेशानियाँ सुनते हैं, जबकि वास्तव में वो अपनी परेशानियों को छुपा रहे थे। अब परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि इस म्यूल स्पिनिंग यूनिट में मशीनें थी। एक कर्मचारी को कम से कम 5 मशीनों का ध्यान रखना पड़ता था। मशीनें लंबी थी, उन्हें बहुत लंबे कॉरिडोर में लगातार आना जाना पड़ता था। इसकी वजह से उनके पैरों में दर्द रहता था। इसके अलावा मशीनों में शोर अधिक होता था, तो वो आपस में बात नहीं कर पाते थे। सारा दिन शोर में रहने के कारण उनमें चिड़चिड़ापन भी आता जा रहा था। ये सब बातें उन्हें नर्स से बात करके, श्रमिकों से सीधे तौर पे बात करके पता लगी, जो अब तक जो है प्रबंधन को, कर्नल को पता नहीं थी। अब समस्या को समझ लेने के बाद मेयो ने उसका एक बहुत ही आसान उपाय सुझाया कि आप इनको आराम के लिए अतिरिक्त 10-10 मिनट के 2 ब्रेक दिन में देंगे, जो बाकी सबको मिल रहे हैं। उसके अलावा इस यूनिट के कर्मचारियों को, म्यूल स्पिनिंग यूनिट के कर्मचारियों को, क्योंकि उन्हें काम ज़्यादा करना पड़ता है, आप उन्हें आराम भी 10-10 मिनट के 2 ब्रेक अलग से देंगे। इससे क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद ही सकारात्मक परिणाम आने शुरू हो गए। 10 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें एक रिफ़्रेशमेंट का समय मिल जाता था। वो 10 मिनट बैठ के एक दूसरे से बात कर लेते थे, अपने पैरों की थकान मिटा लेते थे। बहुत सकारात्मक परिणाम उन्हें देखने को मिले। हालांकि आगे चल के प्रबंधन ने इसमें अपनी ट्रिक्स लगानी शुरू कर दी। उन्हें आराम जो है वो कमाने का सुझाव दिया जाने लगा, यानी आप पहले ज़्यादा काम कीजिए, फिर आपको आराम मिलेगा। तो ये एक बार ढर्रे से ये गाड़ी उतर गई थी, एक बार फिर से जो है वापस वही स्थिति आने लग गई थी। लेकिन एक बात सिद्ध हो गई थी कि मेयो की जो दृष्टिकोण था घटनाओं को समझने का, उत्पादन को समझने का, वो दूसरों से अलग था और वो काम भी कर रहा था। तो यहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली थी, जो आगे चल के अगले साल 1924 में होथोर्न में इन्होंने एक कदम लिया कि मैं यहाँ पर भी अपने कुछ प्रयोग करके देखूँगा। अंतिम प्रयोग इनके 1943 में हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की ये बातें हैं। उस टाइम को एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी थी, उसके 3 यूनिट्स में बहुत सारे कर्मचारी या तो बार बार जो है रिज़ाइन दे रहे थे, या फिर वो मोस्टली अपने काम से एब्सेंट रहते थे। इस समस्या के लिए भी मेयो से संपर्क किया गया, क्योंकि अब उनकी हिस्ट्री थी और अब वो प्रसिद्ध भी हो चुके थे कि वो कर्मचारियों की समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं। उन्होंने अपने होथोर्न प्रयोगों के ही अनुभव को यहाँ पर काम में लिया और पाया कि वहाँ पर भी, क्योंकि वो लगभग मिलिट्री जैसा ही माहौल है, तो अनौपचारिक संबंधों की जगह वहाँ पर नहीं थी। कर्मचारियों को लगता था कि उनका शोषण हो रहा है, उनसे लगातार काम करवाया जाता है, उन्हें आराम नहीं दिया जाता, यानी वही पुरानी तकलीफ़ें जो किसी भी उद्योग में हुआ करती थी। तो मेयो ने सिंपली जो है अपने पुराने जो विचार थे, यानी कि आप मानवीय व्यवहार को महत्व दीजिए, आप अनौपचारिक संबंधों को लाइए, आप इन्हें आराम का समय दीजिए, ये सब उपचार किए जाने पर क्या हुआ कि वो एब्सेंटिज्म की जो समस्या थी वो भी वहाँ पर समाप्त हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि अपने पूरे कार्यकाल में मेयो ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों से उन्होंने सफलता भी पाई और प्रसिद्धि भी पाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनके काम की प्रशंसा ही हुई थी। आलोचना जो कि सबकी होती है, स्वाभाविक तौर पे इनके कार्य की भी आलोचना हुई थी। W.H. वाइट एक बहुत प्रसिद्ध विचारक हुए हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र में। उन्होंने ये कहा था कि इनके जो तौर तरीके हैं ना, वो श्रमिकों के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। उनके आराम का समय, या जैसे श्रमिकों को लंच जो है फैक्ट्री की तरफ से दिया जाएगा, वो कितनी रोशनी में काम करेंगे, कितने घंटे के बाद आराम करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तन किए गए थे जो सारे सामने नहीं आते हैं। तो उनका मानना था कि ये श्रमिकों के व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है, जो कि सही नहीं है। उनकी भी अपनी एक प्राइवेसी है। तो इसलिए इस विचार की उन्होंने, इन प्रयोगों की उन्होंने आलोचना की थी W.H. वाइट ने। बहुत सारे वैज्ञानिक उस समय ऐसे थे जिन्होंने माना कि इनकी जो मेथडोलॉजी है, जो अनुसंधान करने की इनकी तकनीक है ना, उसमें दोष हैं। अब जब हम अनुसंधान को रिवाइज करेंगे या पढ़ भी चुके हैं, अनुसंधान में क्या होता है कि आपका जो सैंपल साइज होता है ना, उसका रेशियो ठीक होना चाहिए। अब कर्मचारी तो उस समय पर लाखों की संख्या में हुआ करते थे। जैसे हमने देखा होथोर्न फैक्ट्री, जो कि सिर्फ एक यूनिट थी एक बहुत बड़ी कंपनी की, वहीं पर 25,000 कर्मचारी थे। तो सिर्फ उसी कंपनी में लाखों में कर्मचारी होंगे। पूरे देश की बात करें तो करोड़ों में भी हो सकते थे। उनके
प्रयोगों के लिए इन्होंने मात्र 6 के, 12 के, 20 के इस तरह के समूहों को लिया था। अब अनुसंधान की तकनीक कहती है कि अगर इतना छोटा सैंपल साइज है तो आप उससे निकले परिणामों को सामान्य करके लाखों की संख्या पर लागू नहीं कर सकते। यही तकनीक में दोष था, इसलिए उन्होंने माना कि इन प्रयोगों को व्यक्तिगत रुचि की बात माना जाए, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं बनता है। 6 लोगों के द्वारा किया गया काम या 6 लोगों के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स आप लाखों लोगों के लिए एक जैसा नहीं मान सकते हो, इसे प्रयोग नहीं कहा जाएगा। पीटर ड्रकर, जो कि लोक नीति में एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी इनकी आलोचना की थी। उनका कहना था कि एल्टन मेयो ने सिर्फ व्यक्तिगत संबंधों की बात की या अनौपचारिक समूहों की बात की। संगठन का जो मूल लक्ष्य होता है, उसकी आर्थिक क्रियाविधि, आर्थिक आयाम, उन पर इन्होंने कोई बात भी नहीं की और उसके पक्ष में इन्होंने कोई उपाय भी नहीं सुझाई। यानी कि इनका सारा जो प्रयोग थे, जितने भी हॉथॉर्न प्रयोग या अन्य प्रयोग थे, वो आर्थिक आयामों से बहुत दूर थे, वो इन बातों पर ही केंद्रित थे। इससे संगठन के लक्ष्य सिद्ध नहीं होते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक कहते थे कि मेयो का जो मानना था अनौपचारिक संबंध ही उत्पादन बढ़ाने के एकमात्र तत्व हैं, वो पूरी तरह से गलत था। इनसे उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन ये अकेले कारक नहीं हैं। अन्य भी बहुत से कारक होते हैं जो उत्पादन को बढ़ाने में काम आते हैं। सिर्फ अनौपचारिक संबंधों पर निर्भर रहना एक तरह से अज्ञानता है। सबसे कड़ी आलोचना इनकी की थी डेनियल बेल ने। उन्होंने बोला कि मेयो हैं या इनके जो साथी हैं, जो सभी प्रयोग कर रहे हैं, रॉथलिसबर्गर हुए, डिक्सन हुए, जो खासतौर पर उस समय पे इनके साथ हॉथॉर्न प्रयोगों में शामिल थे, या बाद में आने वाले इनके समर्थक कह लीजिए, इन सबको उन्होंने बोला काउ सोशलिस्ट है ये लोग। काउ सोशलिस्ट यानी कि गाय समाजशास्त्री। अब ये एक व्यंग्यात्मक टर्म है, एक सेटायर है ये काउ सोशलिस्ट। जैसे कोई किसान गाय को बांधता है और उसे चारा खिलाता है, लेकिन वो निस्वार्थ नहीं होता, इसके पीछे उसका लालच होता है कि वो गायों से दूध देगी, उसके गोबर से वो खाद भी बनाएगा, गाय के जो बछड़े हैं उनसे वो खेतों में काम करवा लेगा, यानी इन सब उत्पादन के लालच में वो गाय को चारा खिलाता है। ऐसे ही इन्होंने डेनियल बेल ने कहा कि मेयो जो है और इसके जो साथी या समर्थक हैं, वो श्रमिकों को गाय समझते हैं, उन्हें औपचारिक संबंधों का चारा डालते हैं और बदले में उनसे अधिक उत्पादन का जो अपना फ़ायदा है, अपना जो लोभ है, वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन वो दिखाते इस तरह से हैं कि वो गाय को पाल रहे हैं या श्रमिकों का भला कर रहे हैं। तो एक तरह से मजाक में कहिए, व्यंग्य में कहिए या फिर आलोचना में कहिए, उन्होंने इनके विचारों को भी खारिज कर दिया और उसका मजाक भी उड़ा दिया काउ सोशलिस्ट बोलकर। तो ये थी आलोचनाएं। इससे पहले हमने हॉथॉर्न प्रयोगों का, फिलाडेल्फिया प्रयोगों का और 1943 में किए गए प्रयोगों का भी ब्रीफ में हमने एक रिवीजन देखा। एल्टन और इनकी मानव संबंध विचारधारा पर बहुत बार क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में आते रहते हैं। यहाँ तक कि इनके जो प्रयोग हुए हैं ना, उनका जो क्रम है, यानी कि सबसे पहले हुए प्रकाश प्रयोग, नंबर 2 पे इनके हुए थे रिले असेंबली वाले प्रयोग, नंबर 3 पर इनके हुए थे साक्षात्कार प्रयोग। हॉथॉर्न प्रयोगों की यहाँ बात की जा रही है। नंबर 4 पर इन्होंने किया था बैंक वायरिंग वाला प्रयोग। ये थे 1924 से 1932 के। इससे पहले इनके जो फिलाडेल्फिया में हुए थे 1923 में प्रयोग, और बाद में हुए थे जो 1943 के प्रयोग। इनके सीक्वेंस पर भी क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो बहुत ध्यान से ये सब रिवाइज करने की हमें आवश्यकता है। अगला हमारा वीडियो रहेगा चेस्टर बर्नार्ड पर। तब तक आप अपने यूजीसी नेट की अच्छी तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।